नमस्कार सर, मैं ओम। आज मैं आपको बताऊंगा विस्तार से रेणुका शिंदे और सीमा काव्या नाम की दो महिला थी जो 42 बच्चों की हत्या कैसे और किस तरीके से रोंगटे खड़ने खतरनाक घटना बताऊंगा आपको। ये देश के इतिहास की सबसे खतरनाक घटना है। तो ये जो दो औरतें निर्मित तरीके से और जघन्य अपराध किया है, तो इस अपराध को आप पूरी स्टोरी सुनिए। आप 42 बच्चों की हत्या किस तरीके से की, विस्तार से देखिए मेरा वीडियो। रेणुका शिंदे एंड सीमा गावित, 42 बच्चों की हत्या करने वाली एक मां और 2 बेटियों की पूरी कहानी। आपने अब तक अपराध की दर्जनों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हमारा दावा है कि जितनी खौफनाक कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं, उतनी खौफनाक कहानी सुनना तो दूर की बात है, शायद आपने ऐसी भयानक कहानी की कल्पना भी नहीं की होगी। इस कहानी में शामिल 3 महिलाओं ने महज 6 साल के अंदर अंदर 42 बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। आखिर ये 3 निर्दयी और बेरहम महिलाएं कौन थीं? ये बच्चों की हत्या इतनी बेरहमी से क्यों करती थीं? और इन महिलाओं के साथ क्या हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर एक बार शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। मैं कबीर आज सुनाऊंगा ये हैवानियत की दास्तान। हम आपको इन 3 बेरहम महिलाओं की पूरी कहानी बताएं, उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दोस्तों, आज हम आपको जिस जुर्म की दास्तान सुनाने वाले हैं उसे दुनिया कोल्हापुर सीरियल किलर के नाम से जानती है। बात साल 1996 की है। एक सुनसान जगह पर लगभग 18 महीने के एक बच्चे की लाश पड़ी हुई थी और पास ही बिजली के खंभे पर खून के निशान थे। बच्चे की स्थिति और बिजली के खंभे पर खून के निशान को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि बच्चे को किसी ने पैर से पकड़कर उसके मुंह को लगातार बिजली के खंभे पे मारा है। इस कारण बच्चे की मौत हो गई है। इस इलाके में ये पहली ऐसी घटना नहीं थी, बल्कि पिछले कुछ सालों में आसपास के इलाकों से रहस्यमयी तरीके से दर्जनों बच्चे गायब हुए थे और कई लाश ऐसी हालत में मिली थी जिसकी हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। अब पुलिस इन बच्चों के कातिलों की तलाश में लग गई, लेकिन काफी महीनों तक पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन काफी कोशिशों के बाद पुलिस को आखिरकार पता चल गया कि इन हत्याओं के पीछे 3 महिलाओं का हाथ है। ये महिलाएं थीं सीमा गावित, रेणुका शिंदे और अंजना बाई। अंजना बाई कोल्हापुर सीरियल किलर की मुख्य आरोपियों में से एक और इस पूरे कांड की सरगना थी। अंजना का संबंध नासिक से था। इसका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन बहुत कम उम्र से ही इसे चोरी करने की आदत लग गई थी। जब अंजना जवान हुई तो इसे एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो गया और फिर ये ट्रक ड्राइवर के साथ नासिक से भागकर पुणे आ गई। पुणे में इसने ट्रक ड्राइवर से शादी कर ली और कुछ दिनों तक उसके साथ रही। इसी दौरान 1973 में अंजना को एक बेटी भी हुई जिसका नाम इसने रेणुका रखा था। जब अंजना ने एक बेटी का जन्म दिया तो उसका पति अपनी बेटी और पत्नी को छोड़कर कहीं भाग गया और उसने दूसरी शादी कर ली। पति के छोड़े जाने के बाद अंजना के पास पैसे नहीं बचे थे। ऐसे हालात में इसने काम करके पैसे कमाने की बजाय चोरी का रास्ता चुना और लोगों के जेब काटने शुरू कर दिए और धीरे धीरे अलग अलग तरह की चोरियां करना शुरू कर दिया। वो दुकानों से लेकर मंदिरों तक और सिनेमा हॉल से लेकर बाजारों तक लोगों के जेब काटा करती थी और गल्लों से पैसे चुराया करती थी। दिन यूं ही बीत रहे थे कि अंजना बाई की जिंदगी में मोहन गावित नाम का एक और व्यक्ति आ गया। मोहन आर्मी का एक रिटायर जवान था। 1974 के आसपास अंजना और मोहन ने शादी कर ली और फिर 1975 में अंजना ने अपनी दूसरी बेटी सीमा को जन्म दिया। इस तरह अंजना बाई की अब 2 बेटियां हो गई थीं, रेणुका और सीमा। अभी रेणुका और सीमा बहुत छोटी थीं, तभी अंजना के दूसरे पति मोहन गावित ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसने भी दूसरी शादी कर ली। दूसरे पति के छोड़े जाने के बाद फिर से अंजना चोरी, छीना झपटी, पिक पॉकेटिंग इत्यादि की दुनिया में वापस आ गई। अभी बेटियों ने होश संभाला भी नहीं था कि अंजना ने अपनी दोनों बेटियों को भी इस धंधे में शामिल कर लिया और अब तीनों मां बेटी मिलकर दिन रात इस तरह की चोरी चमारी किया करती थीं। देखते ही देखते महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अंजना के ऊपर 125 से भी ज्यादा पॉकेट मारी, छीन छोड़ और चोरी के मामले दर्ज हो गए थे, लेकिन ये कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आई।
समय बीतते बीतते 1989 का समय आ गया और अंजना की बड़ी बेटी रेणुका जवान हो गई। इसने पुणे में शिरडी मंदिर के नजदीक टेलर के तौर पर काम करने वाले किरण शिंदे से शादी कर ली। शादी के बाद भी इन लोगों का धंधा नहीं रुका और ये तीनों मां बेटी नियमित रूप से अपने धंधे में लगी हुई थीं। रोज की तरह 1990 में पुणे के एक मंदिर में रेणुका कुछ चोरी कर रही थी, तभी वो पकड़ी गई। पकड़े जाने पर इसने खुद को निर्दोष बताना शुरू कर दिया। जब लोग इसकी बात मानने को तैयार नहीं हुए तो इसने अपनी गोद में मौजूद बेटे की कसम खानी शुरू कर दी और कहने लगी कि आखिर मैं एक छोटे बच्चे की मां हूं, मैं चोरी कैसे कर सकती हूं। जब रेणुका ने अपने बच्चे को आगे कर दिया तो लोग भी कहने लगे कि हां, एक बच्चे की मां चोरी नहीं कर सकती और ना ही ये झूठ बोल सकती है। इस तरह अपने अबोध बच्चे को आगे कर रेणुका बचने में कामयाब हो गई। लोगों ने बच्चे का मुंह देखकर रहमदिली दिखाई थी, लेकिन उन्हें कहां पता था कि उनकी ये रहमदिली आसपास के दर्जनों बच्चों के कत्ल का कारण बन जाएगा। पहली बार बच्चे के इस्तेमाल से बचने के बाद रेणुका को आइडिया आया कि चोरी के दौरान पकड़े जाने की स्थिति में एक बच्चा उनके लिए तुरूप का इक्का साबित हो सकता है और यहीं से इनके जुर्म की संगीन कहानी शुरू हो जाती है। 1990 के जुलाई महीने में रेणुका कहीं से जा रही थी कि कोल्हापुर के नजदीक एक सुनसान इलाके में सड़क पर उसे एक बच्चा यूं ही घूमता हुआ नजर आया। रेणुका ने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आया। मौका पाकर रेणुका ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। बच्चे की उम्र सिर्फ 18 महीने थी, इसलिए वो बच्चा भी कोई विरोध नहीं कर रहा था। रेणुका उस बच्चे को लेकर कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में गई और अपने शिकार का इंतजार करने लगी। मौका पाकर रेणुका ने एक महिला से पर्स चुराने की कोशिश की, लेकिन पर्स चुराने के दौरान रेणुका पकड़ी गई और चारों ओर से लोगों ने रेणुका को घेर लिया। लेकिन मौका पाकर रेणुका ने उस बच्चे को जोर से जमीन पर पटक दिया और कहने लगी कि मैंने चोरी नहीं की है। बच्चा जमीन पर गिरते ही तड़पने लगा, क्योंकि रेणुका ने उस बच्चे को इतनी जोर से पटका था कि उसका सर फट गया था और सर से खून बहने लगा था। जब रेणुका ने ऐसा किया तो लोगों का ध्यान रेणुका की चोरी से हटकर बच्चे पर चला गया और सभी एक सुर में कहने लगे कि ये महिला सच बोल रही है, इसने चोरी नहीं किया है। तभी इसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने बेटे को जमीन पर पटक दिया है। इस तरह लोग रेणुका से सहानुभूति जताने लगे और इस पर चोरी का आरोप लगाने वाली महिला को ही कोसने लगे। लोगों ने तुरंत उस बच्चे को उठाते हुए रेणुका के हाथ में दिया और कहा कि अपने बेटे को संभालो और इसे जल्दी से किसी अस्पताल ले जाओ। इस तरह चोरी करने के बावजूद उस बच्चे को मोहरा बनाते हुए रेणुका बचने में कामयाब हो गई थी। रेणुका को बच्चों को चारा बनाकर चोरी करने की तरकीब इतनी शानदार लगी कि उसने इस बारे में अपनी मां अंजना बाई और बहन सीमा गावित को भी बताया। उन तीनों को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तय कर लिया कि आगे से हम जो भी चोरी या पॉकेटमारी करेंगे उस समय एक बच्चा जरूर पास में ही होगा, ताकि पकड़े जाने पर बच्चे को पटक कर लोगों का ध्यान बच्चे पर ले जाया जाए और खुद को बचाया जाए। उधर रेणुका ने जिस बच्चे को मंदिर में पकड़े जाने पर पटक दिया था वो अब भी उसके साथ था, लेकिन सर में काफी तेज चोट लगने की वजह से लगातार रोए जा रहा था। बच्चे की रोने की वजह से तीनों मां बेटी काफी परेशान हो रही थीं और आखिरकार इन तीनों ने मिलकर इस बच्चे से पीछा छुड़ाने का फैसला किया। मगर यह फैसला इतना क्रूर था कि सुनकर आपका भी कलेजा मुंह में आ जाएगा। इन तीनों ने बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए बेहद ही बेरहम तरीके से मौत देने का फैसला किया था। ये तीनों उस 18 महीने के बच्चे को लेकर एक सुनसान जगह पर चली गईं। वहां पर रेणुका ने उस बच्चे को उसके दोनों पैरों के सहारे पकड़कर लटका दिया और फिर उसे नचा नचा कर पास में ही खड़े बिजली के खंबे पर पटकना शुरू कर दिया। रेणुका उस बच्चे को बिजली के खंबे पर कपड़े की तरह तब तक पटकती रही जब तक बच्चे ने दम नहीं तोड़ दिया। बच्चे के मरते ही इन लोगों ने उसे पास में ही बहते नाले में फेंक दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन किसी ने ना तो बच्चे की खबर ली और ना ही इन तीनों पर किसी को कुछ भी शक हुआ। इस तरह इन तीनों मां बेटी को पता चल गया कि उनका ये तरीका बहुत ही फुल प्रूफ है, जिसमें पकड़े जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इस तरह अब ये तीनों मां बेटी
पहले बच्चे चुराया करती थीं, फिर उन बच्चों का इस्तेमाल करके चोरी के कामों को अंजाम देती थीं। कई बार ऐसा हुआ जब ये पकड़ी गईं तो इन्होंने बच्चे को जमीन पर जोर से पटक दिया। इस तरह लोगों का ध्यान बच्चे पर चला जाता था और मौका पाकर ये वहां से भाग जाती थीं, या फिर लोग खुद ही इन्हें मासूम कहते हुए बच्चा उठाकर गोद में दे देते थे और ये वहां से बड़े आराम से निकल जाती थीं और फिर घर आकर बच्चे को बेरहम मौत देती थीं। ये महिलाएं कितनी बेरहम थीं, इसका एक सबूत ये भी है कि जब एक बार एक बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगा तो इन तीनों ने उस बच्चे को पानी से भरी बाल्टी में मुंह के बल डुबा दिया और उसके हाथ पैर को तब तक पकड़े रखा जब तक कि बच्चे ने दम नहीं तोड़ दिया। इसी तरह एक बार इन तीनों मां बेटी ने पहले एक 2.5 साल की लड़की को किडनैप किया और फिर इस बच्ची का इस्तेमाल करते हुए एक चोरी को अंजाम दिया और पकड़े जाने पर बच्ची को जोर से सड़क पर पटक दिया। हमेशा की तरह यहां पर भी लोगों का ध्यान इनकी चोरी से हटकर बच्चे पर चला गया और लोगों की नजर में बेगुनाह होकर वहां से ये तीनों बच्ची को साथ लेकर वापस आ गईं। इधर चोट लगने की वजह से 2.5 साल की मासूम बच्ची लगातार रोए जा रही थी। इससे इन तीनों को काफी गुस्सा आ गया और एक सुनसान जगह देखकर इन तीनों ने बच्ची को सड़क पर पटक पटक कर मार दिया और फिर एक थैले में रखकर आगे बढ़ गईं। आगे बढ़ते हुए रास्ते में इन्हें एक सिनेमा हॉल दिखाई दिया। यहां इन तीनों मां बेटियों ने फिल्म देखने का फैसला किया। हिम्मत तो देखिए कि ये तीनों उस 2.5 साल की बच्ची की लाश को एक थैले में अपने साथ हाथ में लेते हुए सिनेमा हॉल के अंदर तक गईं। 3 घंटे तक फिल्म का मजा लिया और फिर थैले को लेकर सिनेमा हॉल के ही बाथरूम में गईं और वहीं छोड़कर निकल गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सभी बात का पता कैसे चला, तो बता दें कि अंजनाबाई, सीमा गावित और रेणुका शिंदे के जुर्म का खुलासा 1996 में तब हुआ जब इन्हें गिरफ्तार किया गया। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि रेणुका और सीमा की मां अंजनाबाई के पहले पति ने भी उसे छोड़ दिया था और दूसरे पति मोहन ने भी उसे छोड़ते हुए प्रतिभा नाम की महिला से शादी कर ली थी। इन तीनों मां बेटियों ने प्रतिभा की भी एक बेटी यानी अपनी सौतेली बहन को किडनैप किया और फिर उसे चोरी में इस्तेमाल करने के बाद मारकर गन्ने के खेत में फेंक दिया था। प्रतिभा ने ही पहली बार अक्टूबर 1996 में अपनी बेटी की हत्या की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई और इसने ही पहली बार तीनों महिलाओं का जिक्र किया। अंजनाबाई और उसकी 2 बेटियों रेणुका तथा सीमा को भी पता चल चुका था कि पुलिस अब इनके पीछे है, इसलिए ये तीनों मां बेटी अंडरग्राउंड हो गईं। लेकिन पुलिस लगातार इनकी तलाश में थी और आखिरकार 19 नवंबर 1996 को इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ये तीनों महिलाएं बच्चों की किडनैपिंग और हत्या के आरोप से इनकार करती रहीं और हमेशा यही कहती रहीं कि हम लोग बस छोटी मोटी चोरी करते हैं और पॉकेट मारा करते हैं। लेकिन कई गवाहों ने यह बयान दिया कि उन लोगों ने अलग अलग समय पर इन तीनों महिलाओं को किसी न किसी बच्चे के साथ जरूर देखा है और अक्सर पकड़े जाने पर ये बच्चों को पटक देती थीं। जब ये तीनों महिलाएं किसी भी तरीके से पुलिस के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थीं, तो आखिरकार पुलिस ने रेणुका के पति किरण शिंदे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मालूम चल चुका था कि इन किडनैपिंग और हत्याओं में किरण शिंदे का हाथ नहीं है और ये अपराध की दुनिया में भी नहीं है। इसलिए पुलिस ने किरण शिंदे को ऑफर दिया कि अगर तुम पूरे मामले की सच्चाई बताओ और सरकारी गवाह बन जाओ तो तुम्हें कम से कम सजा दी जाएगी। इस तरह किरण शिंदे अपनी सास अंजनाबाई, साली सीमा गावित और पत्नी रेणुका के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया और सरकारी गवाह बन गया। सरकारी गवाह के तौर पर किरण शिंदे ने पुलिस को बताया कि इन तीनों ने मिलकर कई बच्चों की हत्या की है और दर्जनों किडनैपिंग की घटना को भी अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस सख्ती के साथ उन तीनों महिलाओं से पूछताछ करने लगी। आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे रेणुका, अंजना और सीमा की सारी हेकड़ी निकल गई और इन तीनों ने एक के बाद एक अपने गुनाह कबूलने शुरू कर दिए और जो खुलासे इन तीनों ने किए उसे सुनकर पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस की पूछताछ और जांच में कम से कम 42 बच्चों के किडनैपिंग का पता चला। इन सभी बच्चों को इन तीनों मां बेटियों ने महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक से अगवा किया था और इन बच्चों का इस्तेमाल चोरी में करने के बाद
एक के बाद अलग अलग तरीकों से उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने जब इन तीनों के घर की तलाशी ली तो वहां से दर्जनों बच्चों के कपड़े और उस घर के अंदर बच्चों के हत्या किए जाने के सबूत मिले। थोड़ी देर पहले हमने आपको बच्चों की हत्या के इन तरीकों के बारे में बताया था। उसका खुलासा इन तीनों मां बेटियों ने पुलिस पूछताछ में ही किया था। इन तीनों ने यह भी बताया था कि एक बच्चे को तो इन्होंने पहले पैरों से बांधकर घर के अंदर लटका दिया और फिर उस बच्चे के सर को तब तक घर की दीवार पर मारते रहे जब तक कि बच्चा मर नहीं गया। किसी बच्चे को ये गला घोंटकर मारती थीं तो किसी बच्चे को पानी में डुबाकर मार दिया करती थीं। कुल मिलाकर ये तीनों महिलाएं इंसान के भेष में हैवान थीं, जिसकी हैवानियत को शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। इन्होंने जितने भी बच्चों की हत्या की थी या जिन्हें भी किडनैप किया था, उनमें से सभी की उम्र 4 साल से कम थी। कुछ बच्चों की उम्र तो 8 महीने 10 महीने तक भी थी। सभी को इन लोगों ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। पुलिस ने इन तीनों मां बेटियों पर 42 बच्चों के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को 13 बच्चों की किडनैपिंग और 5 बच्चों के मर्डर से जुड़े ही सबूत मिले। गिरफ्तारी के बाद इन तीनों को जेल भेज दिया गया और पुलिस ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने में लग गई। लेकिन इस मामले में कोर्ट में सुनवाई शुरू हो पाती, इससे पहले ही इस मामले की मुख्य आरोपी अंजना बाई की बीमारी की वजह से 50 वर्ष की उम्र में जेल के अंदर ही मौत हो गई। अंजना बाई की मृत्यु के बाद उसकी बेटी रेणुका और सीमा पर मामला चलाया गया। इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से 156 गवाह ट्रायल के दौरान पेश किए गए। पुलिस ने कोर्ट में इन दोनों बहनों पर 13 बच्चों की किडनैपिंग और 10 बच्चों की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट ने 19 जून 2001 को इन दोनों को 13 किडनैपिंग और 10 की बजाय 6 बच्चों की हत्या का गुनहगार मान लिया। सेशन कोर्ट से रेणुका शिंदे और सीमा गावित को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले में सरकारी गवाह बने रेणुका के पति किरण शिंदे को माफी मिल गई, क्योंकि इसके इस मामले में शामिल होने के सबूत नहीं मिले। फांसी के फैसले को दोनों बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। बॉम्बे हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुनवाई शुरू की गई, लेकिन पूरी सुनवाई होने के बाद 9 सितंबर 2004 को हाईकोर्ट ने भी मौत की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 31 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जब निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक ने इन दोनों के गुनाह को माफी के लायक ना मानते हुए मौत की सजा दी, तो इन दोनों ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने माफी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की थी। लेकिन 2014 में भारत के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी ने भी उनकी मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया और फांसी की सजा पर मुहर लगा दी। उन दोनों बहनों ने यहां भी हार नहीं मानी और एक बार फिर मुंबई हाईकोर्ट का रुख लिया, जहां उन्होंने 19 अगस्त 2014 को एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्हें मौत की सजा 2001 में ही मिल गई थी, लेकिन उस फैसले पर 14 साल बाद भी अमल नहीं किया गया है, जबकि हम दोनों बहनें पल पल मौत की सजा के डर के साए में जी रहे हैं। चूंकि अब तक उस सजा को अमल में नहीं लाया गया है, इसलिए कोर्ट से अपील है कि मेरी फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया जाए। लंबी सुनवाई और कागजी कार्यवाही के बाद आखिरकार 18 जनवरी 2022 को मुंबई हाईकोर्ट ने सीमा गावित और रेणुका शिंदे के फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया। फिलहाल ये दोनों बहनें पुणे के यरवदा जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रही हैं। यहां एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर एक के बाद एक बच्चे गायब होते गए, लेकिन 6 सालों तक पुलिस क्या कर रही थी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन तीनों महिलाओं ने जितने भी बच्चों को किडनैप किया था, वो सभी बेहद ही गरीब परिवार से आते थे, जो स्लम बस्तियों में रहा करते थे। शायद यही वजह थी कि बच्चे गायब होते रहे, लेकिन पुलिस ने कभी उन बच्चों को खोजने की जहमत नहीं उठाई। अगर पुलिस ने शुरू में ही तत्परता दिखाई होती तो शायद 42 माओं की गोदियां सूनी ना होती। दोस्तों, सीमा और रेणुका के गुनाह को देखते हुए कोर्ट द्वारा इन दोनों के फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आप इस तरह की और भी क्राइम की दुनिया से जुड़ी दूसरी कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए
हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।